हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम टू चाणक्यम कोचिंग रोहड़ू। सो आज के इस सेशन में हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर पे बेस्ड रहने वाले हैं। तो आई जस्ट होप आप सभी इस वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे क्योंकि बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप सभी की होने वाली है अगर आप कंप्लीट वीडियो को कंप्लीट सेशन को देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम टू चाणक्यम कोचिंग रोहड़ू। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज़ जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर पे बेस्ड रहने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारी डेली बेसिस पर वीडियोस आती है, तो आप लोग कम्प्लीटली अगर इन सेशंस को देखते हैं तो आपकी हर एक एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो आपकी कोई छोटे एग्जामिनेशन हो चाहे बड़े एग्जामिनेशन हो, आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। तो आई जस्ट होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड हर्डल। अब देखिए, हर्डल का सिनोनियम आपको बताना है, ठीक है। तो सिनोनियम्स क्या होते हैं, एंटोनियम्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं आप सभी को, जब हमने पिछला सेशन डिस्कस किया था। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 डाला गया है, तो इट मीन्स 50 क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस वाले सेशन में डिस्कस कर दिया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको कंप्लीटली इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस है उनको भी देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे हर्डल्स की। जो हर्डल्स होते हैं आपके पास में, हर्डल्स का मतलब होता है डिफ़िकल्टीज होना, बैरियर्स होना, कठिनाइयाँ होना, ठीक है। तो इट मीन्स कठिनाइयों के लिए हम और भी कोई वर्ड यूज़ करते हैं। कौन सा वर्ड है, इन सभी वर्ड्स में से मैं ज़्यादा तो सभी को नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी डायरेक्टली। यहाँ पे मैं सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ आप देख सकते हैं, ऑब्स्ट्रैकल। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो ऑब्स्ट्रैकल है ना, हम बोलते हैं कि लाइफ में बहुत सारी ऑब्स्ट्रैकल्स है, इस काम को करने में बहुत ऑब्स्ट्रैकल्स आएंगे। तो इट मीन्स बहुत सारी क्या आएंगी, कठिनाइयाँ आएगी, बहुत सारी हर्डल्स आएंगे। तो कहने का हमारा सिंपल सा सेम ही मीनिंग होता है। तो इट मीन्स आपके पास जो हर्डल का सिनोनियम है वो आएगा आपके पास में यहाँ पे ऑब्स्ट्रैकल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वॉर एंड पीस इज अ डैश रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे आप देखिएगा ये आपके पास में क्या है। देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, वॉर एंड पीस इज अ डैश रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। कि भाई ये क्या है आपके पास, नॉट नोटेबल है, डिस्टिंग्विश्ड है, आपके पास सेलिब्रेटेड है, या फिर मास्टरपीस है। अब देखो लिखा गया है, ठीक है, वॉर एंड पीस इज अ डैश, मतलब कि हम बोलते हैं ना कि ये तो बड़ा मास्टर पीस है, आपके पास बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना, बोलते हैं ना हम लोग। तो इट मीन्स आपके पास में वॉर एंड पीस आपके पास क्या हम कह सकते हैं, मास्टर पीस होगा, ठीक है ना। मास्टर पीस यहाँ पे आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपके पास मैं आपको बता दूं कि ये एक ग्रेटेस्ट नोवेल है आपका, ठीक है। एक वॉर एंड पीस आपके पास में जो लियो टोल्स्टॉय ने लिखा है, ये आपका एक ग्रेटेस्ट नोवेल है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक बहुत अच्छा बड़ा मास्टर पीस है, ठीक है। जिस भी बच्चे को थोड़ी बहुत जानकारी आपके इंग्लिश लिटरेचर की होगी उनको इस बारे में अवश्य पता होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 53। ये है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अगेन फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, एडिटिंग इन्वॉल्व्स डैश एंड करेक्शन विद एन इंटेंशन टू प्रोड्यूस एक्यूरेट वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपके पास में आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा आपके पास में, वो आएगा आपका देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमारे पास, एडिटिंग इन्वॉल्व्स डैश एंड करेक्शन। क्या क्या करता है, करेक्शन के साथ में क्या होता है आपके पास एडिटिंग करने से, ये हम देख सकते हैं। करेक्शन के साथ साथ में मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। मतलब कि एडिटिंग से क्या होता है, कोई चीज़ है हमारे पास में उसको हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। मान लो हमने कोई वीडियो बनाया है, तो वीडियो अगर हमारा प्रॉपरली नहीं बना, हम उसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं उसमें, ठीक है। तो इट मीन्स यही कहने का यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी यही कहना चाह रहा है कि एडिटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, एक तो मॉडिफिकेशन करते हैं और करेक्शन करते हैं, ठीक है ना। करेक्शन करते हैं और मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इट मीन्स आपके पास में यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड।
तो यहाँ पे आपके पास में गिवन वर्ड है आपके पास में चेस्ट्स। तो इसका जो सबसे पहले तो आपका मीनिंग मैं आपको बता दूं। मीनिंग होता है इसका आपका जो आपका मॉरली प्योर हो, ठीक है, मतलब कि जस्ट वन सेकेंड, प्योर, प्योरिटी, ठीक है, मॉरली प्योर, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्या देखना है, एंटोनियम देखना है। एंटोनियम आपके पास में क्या आएगा, जब हम विशियस बोलते हैं ना, ये फर्स्ट वाला वर्ड दिया गया है आपके पास में विशियस। विशियस का मतलब होता है मॉरली करप्ट या फिर इविल, इविल हम कह सकते हैं या फिर आपका करप्ट कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपके पास। काफी लंबा सा क्वेश्चन है लेकिन प्रॉपरली रीड आउट कर लीजिएगा इस चीज को। क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द इन्वर्टेड कॉमाज सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ there is no need to substitute it, select no substitution required। देखिए आधे से ज़्यादा तो समझाने वाली चीज़ है। क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल यहाँ पे है कि प्लीज़ डोंट कंफ्यूज मी बाय गिविंग सो मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस। यहाँ पे कहा गया है कि भाई अगर आपके पास में कोई इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई ऐसा वर्ड है जो सब्सटीट्यूट कर सकता है किस चीज़ को, बाय गिविंग सो मैनी को सब्सटीट्यूट कर सकता है, वो बताइएगा। अगर कोई नहीं है तो यहाँ बताइएगा नो नीड ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में जो करेक्ट ऑप्शन होगा, हम कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है क्या कह रही है, प्लीज डोंट कंफ्यूज मी बाय गिविंग सो मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, बाय गिविंग सो मच की जगह, जस्ट वन सेकेंड, ये देखो यहाँ पे आपके पास में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंफ्यूज समवन विद समथिंग, मतलब कि किसी को कंफ्यूज करना किसी चीज से रिलेटेड, किसी चीज की वजह से कंफ्यूज करना, वो है आपके पास में यहाँ पे मीनिंग, ठीक है। मतलब कि स्टेटमेंट के कहने का मतलब है कि कंफ्यूज कर रहा है कोई पर्सन। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं विद गिविंग सो मैनी। तो ये आपके पास में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विद गिविंग सो मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है ना। चलिए अगला है आपके पास। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भी आई थिंक यही कहा गया है आपका कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द इन्वर्टेड कॉमा सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। ओवर एक्सपोजर टू द सन वाइल सन बाथिंग no only not only results in sunburns but also causes premature aging, ठीक है, प्रीमेच्योर एजिंग। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है आपके पास में, while sun bathing, over exposure to the sun while sun bathing not only results in sunburns but also causes premature aging, no substitution required as sun bathing for sun bathing ever sun bathing। देखिए नहीं, ये जो सिस्टम है आपके पास में ये करेक्टली यहाँ पे साउंड भी करेक्ट हो रहा है। देखो अगर हम पढ़ते हैं इसको, ओवर एक्सपोजर टू द सन एज सन बाथिंग, नो नो नो, ये आपके पास में ना तो एज सन बाथिंग आ सकता है, ना तो फॉर सन बाथिंग आ सकता है, ना तो आपके पास में एवर सन बाथिंग आ सकता है। ये आपके पास में वाइल सन बाथिंग आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो इट मीन्स यहाँ पे नो नीड ऑफ सब्सटीट्यूशन यहाँ पे आएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब भी हम इसके कंप्लीट स्कैनेरियोज को डिस्कस करेंगे, जब भी हम प्रॉपरली इसकी क्लासेस को देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से आपके पास में ये चीज़ें हमारी यूज़ की जाती है। फिलहाल अभी हम प्रैक्टिस सेशंस देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में हम चीज़ों को नहीं समझ सकते, ठीक है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीटली आपको चीज़ों को समझना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे आपके पास में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया है। अब देखिएगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में किसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया है, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो देखो हम बोलते हैं ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज,
ठीक है। तो वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ना, तो उससे ही आप समझ सकते थे कि यहाँ पे क्या आना था, आपका सेंचुरी आना था। ठीक है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आना था, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट। ठीक है, मतलब नेचुरल एनवायरमेंट में जब वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम है आपका। चलिए, अगला सिस्टम है आपका, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 बता रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। कि ग्रामेटिकल एरर आपके पास में कहाँ दिया गया है, कौन से स्टेटमेंट में, या फिर हम कह सकते हैं कौन से सेगमेंट में दिया गया है। ठीक है। द पेनल्टी फॉर नॉट वियर मास्क इन पब्लिक प्लेसेस शुड बी इंक्रीज्ड। The penalty for not wear masks in public places should be increased। देखिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, नॉट वियर मास्क मतलब कि पब्लिक प्लेसेस में मास्क ना पहनने के लिए आपकी, हम कह सकते हैं जो पेनल्टी लगती है वो इंक्रीज की जानी चाहिए। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं ना, अगर आपका यहाँ पे नॉट वियरिंग मास्क होता, देन ये आपका सही आना था। ठीक है, नॉट वियरिंग मास्क आना था यहाँ पे, टू नॉट वियर मास्क। वियर मास्क आपका गलत है, यहाँ पे आपका सही आना था नॉट वियरिंग मास्क। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आपकी जो एरर है वो इस जगह पे है, यानी कि कहाँ है, नॉट वियर मास्क, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। साउंड रिफ्लेक्ट बैक एज इन माउंटेन्स। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, साउंड रिफ्लेक्ट्स बैक एज इन माउंटेन्स, मतलब कि साउंड जैसे आपका रिफ्लेक्ट होती है ना, साउंड रिफ्लेक्शन आपको पता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एको होना। ठीक है, तो इट मीन्स हम बोलते हैं ना कि साउंड आपकी एको हो रही है, तो इट मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्टेड साउंड होता है इसका मतलब, रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपने बताना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला है एन इम्पॉसिबल टास्क, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, एन ऑकवर्ड सिचुएशन, अ हिडन एजेंडा। देखिए, बॉटम लाइन का मतलब होता है आपके पास में, हम कह सकते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे जो साउंड हो रहा है वो साउंड हो रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट साउंड कर रहा है। जो बॉटम लाइन इन इडियम है, ये इसका मतलब एक्चुअली में होता है फाइनल आउटकम और की पॉइंट। ठीक है, फाइनल आउटकम और की पॉइंट, तो इट मीन्स आपके पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट या फिर फाइनल आउटकम या की पॉइंट, हम इसको कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो चीज़ है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ठीक है, तो वो आपके पास में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 61, एंड ये बता रहा है कि 9 मेंबर्स हैव डैश अबाउट द डिसीजन बट द 10th वन व्यूज इज डैश। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 9 मेंबर्स हैव डैश अबाउट द डिसीजंस। मान लो हम बोलते हैं कि 9 मेंबर हैव सॉल्यूशंस अबाउट द डिसीजन बट द 10th वन व्यूज इज क्रिटिकली। नो नो, सही नहीं लगेगा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कॉन्शियस एंड सिमिलरली, तो ये भी थोड़ा सा आपका इनअप्रोप्रिएट साउंड करेगा। एंड अगर आपके पास में जो ऑप्शन नंबर डी है ना, हम इसको ले सकते हैं, इसके साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि 9 मेंबर्स हैव एग्रीमेंट अबाउट द डिसीजंस बट द 10th वन व्यू इज डिफरेंट। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंटली, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कि 9 मेंबर जो है एग्री है किसी चीज़ के ऊपर, और 10th जो मेंबर है वो आपका, उसके व्यूज डिफरेंट है, यानी कि वो डिसएग्री है किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जिस सीक्वेंस में हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी सीक्वेंस में हमने उसके ब्लैंक्स को भी फिल करना होता है। चलो, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एवरी नाइट डैश गोइंग टू बेड ही थैंक्ड गॉड फॉर हिज गिफ्ट्स। एवरी नाइट डैश, मतलब कि अब देखो,
मतलब हम बोल रहे हैं ना कि भाई बेड में जाने से पहले, तो पहले की बात की जाएगी तो इट मीन्स बिफोर ही आएगा आपका, है ना, मतलब कि बेड में जाने से पहले वो क्या है, गॉड को थैंक करता है, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास में यहाँ क्या आना चाहिए था, बिफोर आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब देखिएगा, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तो डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है आपका, विद इन अ सिंगल क्लास भी कवर नहीं हो सकता, फिर यहाँ पे आपके एमसीक्यू सेशंस में तो बात ही नहीं बनती है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताऊंगी कि क्या क्या सिस्टम है। देखिए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। दे हैव डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटिफुली। ये आपके पास में आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। आपको दिख रहा है कि आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में है आपका। तो प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम कन्वर्जन करेंगे तो प्रॉपरली आपके पास में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, हैज़ बीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, जब पैसिव में जाते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आना था आपका, हैज़ बीन डेकोरेटेड आना था, ठीक है। तो चलिए फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हैज़ बीन डेकोरेटेड कहाँ पे है आपका, फर्स्ट ही ऑप्शन जो है मुझे सही लग रहा है कि द हॉल हैज़ बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुली बाय देम। बस यही चीज़ है आपके पास में। बाकी जब भी हम इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे ना तो बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही अच्छे से और बड़े सही तरीके से हम इसको देखेंगे जब डिटेल सेशन इसके लेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। द रिसेंट डैश इन ऑयल प्राइजेस हैज़ गिवन एन अनएक्सपेक्टेड एडिशनल डैश टू द कॉस्ट स्पाइरल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या सिस्टम है कि आपका द recent dash in oil prices has given an unexpected additional dash to the cost spiral। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये ना बात कर रहा है कि आपका राइज एंड ट्विस्ट की बात कर रहा है कि भाई राइज हो गए किसके प्राइजेस, ऑयल प्राइजेस आपके राइज हो गए, ठीक है, राइज हो गए और आपके पास में जिसकी वजह से ट्विस्ट आ गया किसमें, कॉस्ट स्पाइरल्स, ठीक है। तो इट मीन्स आपके यहाँ पे क्या आना था, ट्विस्ट आना था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड कॉशंस। कॉशंस के आपके पास में एंटोनियम आपको बताना है। एंटोनियम मतलब उल्टा, ठीक है। अब उल्टा का मतलब है आपके पास में, देखो कॉशन का मतलब होता है आपके पास में केयरफुल होना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना प्रिकॉशन रखनी चाहिए हमको, तो इट मीन्स हम वो कॉशंस का मतलब होता है केयरफुल रहना हमारे पास में, ठीक है। अब जो कॉशन का अगर हम देखें, अलर्ट रहना भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सिनोनियम टाइप ही हमारा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लास्ट वाला वर्ड लिखा है रेकलेस, ये आपके पास में सही है। इसका मतलब होता है केयरलेस होना, ठीक है, केयरलेस होना। तो इट मीन्स केयरलेस का मतलब आपका कॉशन का ऑपोजिट जाएगा, तो इट मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम वर्ड यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी, कि अगर नो एरर है तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही दिया गया है। बोथ हिज पेरेंट्स एंड एज वेल एज चिल्ड्रन आर प्रेजेंट देयर। अब देखिए, बोथ हिज पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन आर प्रेजेंट देयर, मतलब पहले ही सिस्टम में लग रहा है कि भाई गलती कहाँ है आपकी, बोथ हिज पेरेंट्स। अब बोथ हिज पेरेंट्स का क्या मतलब होता है, जब पेरेंट्स बोल रहे हैं तो इट मीन्स आपके पास में क्या है, बोथ की बात हो रही है ना, तो इट मीन्स बोथ आपका यूज नहीं किया जा सकता था, तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपकी गलती हो गई है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड वैलिडेट। वैलिडेट का मीनिंग कौन सा वर्ड एक्सप्रेस करता है ये आपके पास में बताना है, ठीक है। वैलिडेट का मतलब होता है प्रूव समथिंग, ठीक है, मतलब कि किसी चीज़ को प्रूव करना, सही या गलत, ठीक है, वैलिडेट करना, टू प्रूव समथिंग ट्रू और कन्फर्म, ये आपके पास में कन्फर्म करना, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास में ऑप्शन नंबर डी मैंने ऑब्वियसली बता दिया है कि किसी चीज़ को कन्फर्म करना, वैलिडेट करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 68। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द इन्वर्टेड कॉमाज सेगमेंट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दे हैव बीन लिविंग हेयर ड्यूरिंग 10 years। अब देखिए बिल्कुल गलत है। जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो हम फॉर का यूज करते हैं, ड्यूरिंग का नहीं। तो इट मीन्स सिंस एंड फॉर में से आपका फॉर का यूज किया जाएगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ड्यूरिंग नहीं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इलेक्ट्रिक गैजेट मेक हाउस चोर्स। इलेक्ट्रिक गैजेट जो है हाउस चोर्स को किस क्या करते हैं आपके पास, के कैसा बनाते हैं, मतलब इजी टू डू हो जाता है ना, मतलब हाउस होल्ड के जो काम होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिक गैजेट्स की वजह से इजी हो जाते हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कन्वीनियंट हो जाते हैं, इजीली हम कर सकते हैं हाउस होल्ड कामों को, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक गैजेट्स की वजह से। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे कन्वीनियंट जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा, बिकॉज आपके पास इसका मतलब होता है ईजी टू डू। ठीक है, ईजी टू डू। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बता रहा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू फोर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। अब यहाँ पे है, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट आपके पास में है, बता रहा है, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। यहाँ पे देखिएगा, डू नॉट इवन अपोलोजाइज की जगह अगर आपका डिड नॉट इवन अपोलोजाइज आता, क्योंकि पास्ट टेंस की बात कर रहा है, ठीक है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे डू की जगह डिड का यूज किया जाना था। ठीक है ना, डू की जगह डिड का इस्तेमाल किया जाना था, तब आपका प्रॉपर सही सेंटेंस होता। तो इट मीन्स यहाँ पे शुड बी डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट आपके पास में आना था। तो यहाँ पे जो गलती है आपकी वो कहाँ है, देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, Pallavi gave a dash smile when she saw her daughter in the on the stage। ठीक है, पल्लवी gave a dash smile, कैसी स्माइल, स्ट्रॉन्ग स्माइल, थिक स्माइल, डीप स्माइल, ब्रॉड स्माइल। अब देखो स्माइल के साथ में हम स्माइल आपके पास में हम क्या कह सकते हैं। अब देखो स्ट्रॉन्ग स्माइल तो आपकी होती नहीं है, थिक स्माइल क्या होता है, थिक स्माइल, डीप स्माइल ऐसा कुछ नहीं होता आपका। ब्रॉड स्माइल हम कह सकते हैं कि भाई एक अच्छी ब्रॉड स्माइल आपने दी। ठीक है, किसी ने दी। ठीक है, तो ब्रॉड आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे आपका आंसर आना था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 72। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्टेब्रेट एनिमल्स दैट क्राउल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वर्टेब्रेट एनिमल्स दैट क्राउल्स, ये आपके पास में कौन से एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं आपके, हम बोलते हैं इनको जैसे हमारे स्नेक्स वगैरह होते हैं। ठीक है, स्नेक्स होते हैं, टर्टल्स होते हैं, लिजार्ड्स होते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विच अ पार्ट ऑफ विच may need improvement. Alternative are given as A, B, C, which may be a better option. What do you for go to school? What do you for go to school? वट डू यू फॉर गो टू स्कूल। ओके ओके, इसको आपने क्या करना है, प्रॉपरली अरेंज करना है इस तरीके से। ठीक है, मतलब अरेंजमेंट की बात की गई है कि वट डू यू फॉर गो टू स्कूल को आपने प्रॉपरली लिखना है अरेंज करके। तो कैसे आप सही लिखोगे इसको, आप लिख सकते हो फॉर वट डू यू गो टू स्कूल, मतलब आप स्कूल किस लिए जाते हो। ठीक है, फॉर वट डू यू गो टू स्कूल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि गलत स्पेल्ड वर्ड आपने लिखना है।
अब देखो पहला ही जो स्पेलिंग है वही मुझे गलत लग रही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा, क्योंकि ये कहना चाह रहा है ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट की स्पेलिंग लिख रहा है गलत, क्योंकि ट्रांसलेट की स्पेलिंग होती है TRANSLATE। ठीक है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। के नीचे दिए गए वर्ड का एंटोनियम आपको बताना है, एनरिच का एंटोनियम आपको बताना है। ठीक है ना। एनरिच का मतलब होता है टू ऐड वैल्यू। ठीक है, ऐड वैल्यू। ठीक है ना। और एनरिच का जो एंटोनियम होता है वो होता है आपका, हम देखो डिप्लीट, हम बोलते हैं ना डिप्लीशन होना, डिप्लीशन मतलब डिप्लीट होना किसी चीज का, रिड्यूस होना। ठीक है ना, रिड्यूस होना, घटना। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लंबा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसका जो साइज है थोड़ा सा रिड्यूस करती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो सके ये स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिएगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विच पार्ट ऑफ विच नीड इम्प्रूवमेंट, अल्टरनेटिव आर गिवन एज ए बी सी, विच मे बी बेटर ऑप्शन। द courtiers used to tell the king how efficient and administrators he was all day long. हम्म, ये भी आपके पास में रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है आपके पास में, और इसमें क्या कहा गया है कि इसको भी आपने रीअरेंज करना है। द कोर्टियर्स यूज टू टेल द किंग हाउ एफिशिएंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ही वॉज ऑल डे लॉन्ग। थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पहले हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं कि क्या सिस्टम है। द कोर्टियर्स ऑल डे लॉन्ग यूज टू टेल द किंग हाउ एफिशिएंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ही वॉज। The courtiers used all day long to tell the king how efficient an administrator he was. The courtiers used to tell the king all day long how efficient an administrator he was. देखिए, पढ़ने से ही चीजें समझ आ जाती है। तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं ना प्रॉपरली, दोनों पहले वाले जो सिस्टम हमने पढ़ा था ना, तो पहले ही हमें लग गया था कि नो नो नो, कोई तो गलती है। लेकिन जब हम इस थर्ड वाली स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, द कोर्टियर्स यूज टू टेल द किंग ऑल डे लॉन्ग, यानी कि जो कोर्टियर्स है वो किंग को ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरा दिन कहते रहते हैं कि हाउ एफिशिएंट एन एडमिनिस्ट्रेटर ही वॉज, कि कितने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर है वो, कौन, राजा। ठीक है ना, किंग, किंग जो है कितने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ ताकि प्रॉपरली आपको विजिबल हो सके। कोई लेंदी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा हम इसका साइज रिड्यूस कर देंगे, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, पिक्यूलर। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपके पास, पिक्यूलर का आपका हम कह सकते हैं जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा अनयूजुअल। ठीक है, अनयूजुअल, अनयूजुअल। और मतलब कि जो यहाँ पे आपको देखना है वो देखना है एंटोनियम, यानी कि यूजुअल आपके पास में, या फिर कॉमन, जैसे हम बोलते हैं ना कॉमन यूजुअल। तो कॉमन यूजुअल जो चीज़ होती है सबके बीच में कॉमन, हम बोलते हैं ना फैमिलियर, तो इट मीन्स हम, जैसे हम बोलते हैं कि हम तो फैमिलियर है उनसे, यानी कि कॉमन है, हम मिले जुले हुए हैं। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास में क्या है, फैमिलियर, यहाँ पे आपका सही एंटोनियम हो जाएगा अनयूजुअल का। ठीक है, कि भाई यूजुअल है। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 78, एंड क्वेश्चन बता रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू बी इल एट ईज। टू बी इल एट ईज का आपने क्या बताना है, आपने इस इडियम का मीनिंग बताना है क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है टू फील कंफर्टेबल और वरीड, सॉरी अनकंफर्टेबल और वरीड। ठीक है ना, मतलब अनकंफर्टेबल और वरीड फील करना। ठीक है ना, टू बी इल एट ईज, टू फील अनकंफर्टेबल और वरीड इन अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल या वरीड फील करना हमारा टू बी इल एट ईज कहलाता है। चलो, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो स्पेलिंग आपकी गलत है वो आपने बतानी है। यहाँ पे आपके पास में दिया गया है जॉन्डिस। ठीक है, JAUNDISE,
इसकी जो प्रॉपर स्पेलिंग होती है, ये प्रॉपर स्पेलिंग होती है JAUNDICE। ठीक है ना, ये आपकी सही स्पेलिंग होती है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, मिस स्पेल्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके पास में, थ्रू द हाउस बिलोंग्ड टू माई फादर द डैश banyan tree was mine. Through the house belonged to my father the dash, the dash banyan tree was mine। तो इट मीन्स आपके पास में यहाँ क्या सिस्टम आएगा, यहाँ आएगा आपका मैग्निफिकेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका ब्यूटीफुल या फिर आपका ग्रैंड, ग्रैंड या ब्यूटीफुल, कि भाई ये जो ब्यूटीफुल बनियान ट्री है वो जो है मेरा ही होगा, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है ग्रेसफुल होना, बहुत सुंदर या फिर ग्रेसफुल दिखना। ठीक है, तो एलिगेंट का जो सिनोनियम होगा वो होगा क्या आपका, एलिगेंट का सिनोनियम होगा आपके पास में, हम कह सकते हैं ग्रेसफुल या फिर आपका स्टाइलिश हम कह सकते हैं। तो ग्रेसफुल ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी सीधा सीधा बताया गया है कि कहाँ आपको किस तरीके से सही करना है, इसको रीअरेंज करना है। और जो क्वेश्चन है वो है, आई हैव सीन द फिल्म एंड शी ऑल्सो हैज़, एंड शी ऑल्सो हैज़। तो यहाँ पे आपका क्या आना था, ऑल्सो हैज़ नहीं आना था, हैज़ ऑल्सो आएगा। ठीक है, हैज़ ऑल्सो, आई एम सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, इसमें भी आपको ठीक इसी तरीके की इंप्रूवमेंट्स करनी है, रीअरेंज करना है सेंटेंस को। इफ़ यू हैव स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट द फर्स्ट क्लास। यहाँ पे आपके पास में क्या बताया गया है, इफ़ यू हैव स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट द फर्स्ट क्लास। चलिए थोड़ा सा इसके हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस आपके बता रहे हैं, इफ़ यू स्टडीड हार्ड, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, इफ़ यू वुड स्टडी हार्ड, नो इम्प्रूवमेंट नीडेड। अब देखिएगा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के फॉर्म में ये सेंटेंस दे रहा है, तो इट मीन्स आपके पास में यहाँ आना चाहिए था आपका, क्या आना चाहिए था, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड। ठीक है, इफ़ यू हैव नहीं आएगा, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड आना था। ठीक है ना, क्योंकि पास्ट के फॉर्म में सेंटेंस है आपका, तो इट मीन्स आपके पास में हैड आना था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, शी मेड हर स्टेप सन हर डैश टू हर लार्ज फॉर्च्यून। हाँ देखो, शी मेड हर स्टेप सन हर डैश टू हर लार्ज फॉर्च्यून, कि उसने अपने स्टेप सन को क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया अपने, हम कह सकते हैं लार्ज फॉर्च्यून, मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं आप, उसको बोला जाता है आपका फॉर्च्यून, कि अपने स्टेप सन को क्या बना दिया। यहाँ पे जो ये ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं 2 है ना, ये दिख तो आपको HEI आ रहा है, लेकिन ये हियर नहीं है, आपका ईयर पढ़ा जाता है। H यहाँ पे साइलेंट रहता है, ईयर आपका पढ़ा जाता है। ईयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी बनाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 85। एंड क्वेश्चन बता रहा है आपका, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन इन्वर्टेड कॉमास। यानी कि अकाउंटमेंट्स, अकाउंटमेंट्स का आपको क्या बताना है, आपका सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है नीचे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आपके पास में इक्विपमेंट्स। ठीक है, इक्विपमेंट्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इक्विपमेंट्स या एसेसरीज भी हम बोल सकते हैं, एसेसरीज या फिर इक्विपमेंट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, सेम मीनिंग वाला वर्ड, यहाँ पे भी आपको वही बताना है। वेरासिटी का आपको सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है। अब सबसे पहले आपका इसको आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका जो मतलब होता है वो होता है ट्रुथ। ठीक है, ट्रुथ। और ट्रुथ में आपका ऑब्वियसली सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या आएगा आपका, आपके पास में यहाँ देखो ट्रुथ दिया गया है यहाँ डायरेक्टली। ठीक है ना, ट्रूथफुलनेस। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग ऑर्डर इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल। यानी कि ऑर्डर देना जिसमें कि कोई भी मना ना कर पाए। ठीक है,
तो इसमें आपको आप क्या कह सकते हैं, ऐसे फॉर्म में जब हम ऑर्डर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, डिक्टो डिक्टेट डिक्टेटर हम कह सकते हैं। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, जो तानाशाह होता है, तानाशाह क्या करता है कि भाई अगर आपका एक ऑर्डर दे दिया तो कोई भी उसके ऑर्डर को मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिक्टेटोरियल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि डिक्टेटर से बना है ये वर्ड आपका, ठीक है। कि तानाशाह जो है जो भी बोलेगा कोई भी उसके वर्ड्स को मना नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ रिकरेंट अर्ज टू स्टील, अ रिकरेंट अर्ज टू स्टील, इसका मतलब है आपके पास में, इसको हम कह सकते हैं क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपके पास में सही हो जाएगा, क्लेप्टोमेनिया, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 89। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पीस ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहाँ पे आपके पास में फ्रूट के ट्रीज आपके ग्रोन किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है ऑर्चर्ड आपका। हम बोलते हैं ना हमारा ऑर्चर्ड, तो इट मीन्स जहाँ पे फ्रूट ट्रीज आपके पास में लगते हैं, फ्रूट कोई भी हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं आपका ऑर्चर्ड, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास में। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ स्पाइडर्स होम, और आज की इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपके पास में। अ स्पाइडर होम, स्पाइडर के होम को हम क्या कहते हैं। देखिए, स्पाइडर्स जो होम होता है उसको कहा जाता है कॉबवेब, ठीक है ना, कॉबवेब। तो आई जस्ट होप कि आप सभी को ये चीज़ें, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, प्रॉपरली आपने देखे होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये सेशंस आप सभी के लिए होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आई जस्ट होप आप सभी ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।